तो स्टोरी है एक ट्रक ड्राइवर हरीश और उसके हेल्पर राजा की। तो सबसे पहले मैं आपको हरीश का थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। हरीश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। वह पेशे से ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइविंग के चलते उसे कई कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। वह एक गोदाम में लगा बंधा काम करता है। उसे अपने मालिक का सामान पहुंचाने के लिए देश के किसी भी कोने में जाना पड़ता है। हरीश के साथ ये घटना तब घटी जब उसे दिल्ली से माल उठाकर पठानकोट और रावलपिंडी ले जाना था। ठंड का मौसम था। हरीश को सुबह तड़के ही ट्रक लेकर निकलना था। जब वह गोदाम पहुंचा तो उसके मालिक ने उससे ट्रक में सामान ढुलवाया और कुछ पैसे दिए। हरीश के साथ एक लड़का जिसका नाम राजा था वो भी सवार हो गया। राजा कम उम्र का लड़का था, वो भी ट्रक ड्राइविंग सीख रहा था। हरीश और राजा दिल्ली से पठानकोट की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हरीश ने अपने लिए देसी शराब भी खरीद ली थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ट्रक चलाते हुए ठंड ज्यादा लगती है और ट्रक चालक अक्सर सड़क पर जीवन से जुड़े अकेलेपन और थकाऊ घंटों से निपटने के लिए ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल करते ही हैं। हरीश भी इन आदतों से अछूता नहीं था। वे दिल्ली से अपने सफर के लिए निकल चुके थे। राजा आज पहली बार हरीश के साथ एक हेल्पर बनकर जा रहा था। हरीश लगातार ट्रक चला रहा था। दोपहर में हरीश और राजा एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। खाना खाकर वे लोग कुछ देर वहीं आराम करते हैं और फिर से आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। दिल्ली से पठानकोट पहुंचने में उन्हें लगभग 8 से 10 घंटे लग गए। पठानकोट पहुंचकर हरीश ने माल नीचे उतरवा दिया। उसके बाद वे लोग वहां भी आधे एक घंटे रुकते हैं। अब बचा हुआ माल लेकर उन्हें रावलपिंडी के लिए निकलना था। रावलपिंडी पाकिस्तान में है। हरीश को भारत और पाकिस्तान की सीमा को पार करना था। यह उसके लिए पहली बार था जब उसे पाकिस्तान का बॉर्डर पार करना था। हरीश ने सुना था कि बॉर्डर पर अच्छी खासी चेकिंग होती है और अगर रात हो जाए तो पुलिस वाले और भी बारीकी से चेकिंग करते हैं। दरअसल पुलिस वाले ये शक करते हैं कि इतनी रात को कोई इल्लीगल काम तो नहीं हो रहा। वे लोग पठानकोट से रात 9 बजे निकल चुके थे। वे पठानकोट से निकलकर यूं ही कुछ एक घंटे आगे चले थे कि कोहरे में अपनी चादर डालनी शुरू कर दी। हरीश के लिए कोहरे में ट्रक चलाना और भी मुश्किल होने वाला था। वहीं हरीश ये भी सोच रहा था कि ज्यादा रात होने से पहले ही वह पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर ले तो अच्छा है, लेकिन कोहरे की वजह से वह मीडियम स्पीड में ही ट्रक चला रहा था। पठानकोट से निकलते ही हरीश को एक बाजार दिखा। वहां उसने एक हलवाई से रावलपिंडी जाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर का शॉर्टकट पूछा। उस हलवाई वाले ने बताया बॉर्डर यहां से कम 170 किलोमीटर पर है। हरीश ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। उसे लगा कि 2-2.5 घंटे में तो वो बॉर्डर तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन कोहरा तेजी से बढ़ रहा था, जिसके चलते उसे अपने ट्रक की स्पीड और भी हल्की करनी पड़ी। हरीश और राजा को भूख भी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर जल्दी पार करने की वजह से खाना नहीं खाया था। राजा का ये पहला अनुभव था, इसीलिए उसे और भी ज्यादा भूख लगी थी। अब जब हरीश ने देखा कि देर तो हो ही गई है तो क्यों ना खाना ही खा लूं। लेकिन दूसरी मुसीबत ये थी कि रात गहराने लगी थी। ऐसे में किसी ढाबे या दुकान का खुला होना मुमकिन नहीं था। निराश हरीश धीरे धीरे अपने ट्रक को आगे बढ़ा रहा था। अचानक उसकी नज़र कोहरे को काटती हुई जलती एक रोशनी पर पड़ी। आसपास का इलाका जंगली और सुनसान ही था, लेकिन उस रोशनी को देखकर हरीश ने उस रोशनी की तरफ जाने का इरादा किया। जब वह उस रोशनी तक पहुंचा तो पाया कि ये तो एक ढाबा है। एक पुराना छप्पर का लकड़ी से बना हुआ ढाबा काफी पुराना मालूम होता था। ढाबे के बाहर चारपाई के साथ मेज कुर्सियां भी पड़ी थी। ढाबे के बाहर आग जल रही है। एक चारपाई पर बैठे 2-3 लोग खाना खा रहे हैं। गरमा-गरम रोटी और कड़ी की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। हरीश और राजा ढाबे को देखकर खुश हो गए। हरीश ने अपने ट्रक को सड़क के किनारे लगाया। उस ढाबे पर एक औरत रोटियां सेंक रही थी और एक आदमी कड़ी चला रहा था। वहां 2 छोटे लड़के भी थे जो लोगों को खाना परोस कर दे रहे थे। ये दोनों लड़के उसी खाना बनाने वाले औरत और आदमी के बच्चे थे, सोनू और मोनू। हरीश और राजा ने ट्रक को एक साइड लगा दिया और उस ढाबे में गए। हरीश ने एक लड़के से पूछा,
खाने में क्या क्या है? वह लड़का बोला, कड़ी है, चावल है, रोटी है और दाल है। बताओ क्या लाकर दूं? हरीश ने कहा, एक काम कर, कड़ी और रोटी ले आ। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। वो लड़का अपनी माँ के पास चला गया और हरीश ने राजा से कहा कि ट्रक में जाकर उसकी शोल ले आए। राजा ट्रक से शोले में चला गया। इधर हरीश खुद ढाबे से अलग बने एक शौचालय में चला गया। हरीश जब बाहर आया तो देखा चारों तरफ सन्नाटा है। वहां ढाबा तो है और खाना भी पक रहा है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं है। हरीश मन ही मन सोचता है, अरे सब लोग कहाँ चले गए? हरीश इधर उधर देखता हुआ चारपाई पर बैठने जाता है तो देखता है कि थाली में खाना लगा हुआ है, कड़ी और रोटी। हरीश सोचता है कि ये खाना मेरे लिए ही लगाया होगा, इसीलिए वो चारपाई पर बैठ जाता है। इधर से जब राजा आता है तो वो भी सन्नाटे भरे माहौल को देखकर हैरान होता है। राजा हरीश से कहता है, मालिक, यहाँ के लोग कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। हरीश कहता है, अरे होंगे यहीं कहीं, तू आ और गर्मा गर्म खाना खा। हरीश इतना कहकर रोटी खाने लगता है। राजा को अब भी माहौल में गड़बड़ लग रही थी। राजा चारों तरफ देख रहा था और मन ही मन कहता है, बड़ी अजीब बात है, ढाबे को ऐसे ही छोड़कर चले गए। राजा को खोया हुआ देख हरीश एक बार फिर उसे आवाज़ लगाता है, अरे क्या बात है, तुझे भूख नहीं लग रही? राजा कहता है, हाँ आया मालिक। राजा भी हरीश के साथ खाना खाने बैठ जाता है। दोनों खाना खा रहे थे, तभी हरीश के गले में खाने का फंदा लगा और वो खांसने लगा। राजा ने बराबर में रखी मेज से पानी का जग उठाया तो वो खाली था। हरीश खांसे जा रहा था। वह राजा से इशारे से पानी मांगता है। राजा घबराता हुआ इधर उधर देखता है कि पानी कहाँ से लाए। फिर उसकी नज़र ढाबे के अंदर रखे एक बड़े से पानी के ड्रम पर पड़ती है। राजा भागता हुआ ड्रम से पानी लेने जाता है। जैसे ही वो ड्रम का ढक्कन उठाता है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसमें पानी नहीं खून था। उस ड्रम में एक कटा हाथ तैर रहा था। ऐसा खौफनाक नज़ारा देख राजा भागता हुआ हरीश के पास वापस आता है। राजा पसीने से तरबतर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। राजा बस ढाबे के अंदर की तरफ इशारा करता है। राजा के इशारा करने पर हरीश भी उठकर उस ड्रम को देखता है, लेकिन खाली ड्रम दिखता है। हरीश चिल्ला के कहता है, क्या कह रहा है तू? इसमें पानी तो है ही नहीं। इतना कहकर हरीश ढाबे के बाहर आ जाता है। हरीश ढाबे के आसपास लोगों को ढूंढता है और कहता है, अरे सब लोग कहाँ मर गए? तभी हरीश की नज़र ढाबे के बराबर में बने कुएं पर पड़ती है। हरीश पानी का जग उठाकर राजा के हाथ में देता है और कहता है कि वो जाकर कुएं से पानी ले आए। तभी राजा घबराता हुआ कहता है, मालिक, मैंने अंदर कटा हुआ हाथ और खून से भरा ड्रम देखा। हरीश राजा पर हंसता है और कहता है, तुझे तो बिन पिए ही चढ़ गई है। मैंने वहां देखा, कुछ भी नहीं है, पानी की एक बूंद तक नहीं है, और तू खून की बात करता है। बिना नशे के ही नशे में है। प्लग चलाना तेरे बस की बात नहीं। जाकर पानी लेकर आ और ये खाना खत्म कर। हमें आज ही बॉर्डर पार करना है। राजा चुपचाप जग लेकर कुएं के पास चला जाता है। राजा मन ही मन सोचता है, क्या वो मेरा वहम था? मलिक को कुछ भी नहीं दिखा। राजा यही सोचते सोचते कुएं से बंधी बाल्टी कुएं के अंदर डालता है, लेकिन जैसे ही वह उस बाल्टी को बाहर निकालता है, वो एक बार फिर डर जाता है। राजा अपने हाथ से बाल्टी को कुएं में ही फेंक देता है और चीखता चिल्लाता हुआ हरीश के पास वापस आ जाता है। राजा कहता है, मालिक, यहाँ से जल्दी चलो, मैं आपसे कह रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है। हरीश तुरंत खड़ा हो जाता है और राजा से पूछता है, क्या हुआ है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कोई भूत देख लिया है क्या? राजा कहता है, भूत का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुएं में भी खून है। मुझे लगता है यहाँ किसी का मर्डर हुआ है। हरीश चिंता जताते हुए कहता है, क्या मर्डर हुआ है? राजा कहता है, हाँ देखो, हमारे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जब हम आए थे तो यहाँ वो ढाबे वाला था, उसका पूरा परिवार था। अचानक से वे लोग कहाँ गायब हो गए? हरीश भी इसी बात को काफ़ी देर से नोट कर रहा था कि हाँ, काफ़ी देर हो गई, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तभी हरीश और राजा दोनों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कहीं लड़ाई हो रही हो। ऐसा शोर सुनकर हरीश और राजा डर गए। राजा बोला, मालिक, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं झगड़ा हो रहा है? हरीश ने कहा, चुप, सुनने दे। हरीश ने कान लगाकर सुना तो ढाबे के पीछे एक रास्ता जा रहा था। वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। हरीश ने कहा, आ मेरे साथ, देखता हूँ कहाँ झगड़ा हुआ है। हरीश तेज तेज कदमों से ढाबे के पीछे जाता है और राजा हरीश के पीछे पीछे। हरीश काफ़ी आगे तक निकल आया था, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया। हरीश बोला, अरे, हमें तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? राजा कहता है, हाँ मालिक, और अब आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं तो कहता हूँ कि कोई लुटेरे या बदमाश होंगे। वो हमें अपने जाल में फंसाने की सोच रहे होंगे। मेरी मानो तो वापस ट्रक पर चलते हैं। हरीश हाँ में सिर हिलाता है और वापस ढाबे की तरफ आता है। अब उसके सामने फिर से वही सारे लोग थे जो अब तक गायब हो चुके थे। उन्हें देखकर हरीश और राजा दोनों हैरान रह जाते हैं। हरीश कड़ी चलाते हुए उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, अरे, आप लोग अभी कहाँ चले गए थे? वो आदमी कुछ सेकंड हरीश को घूरता है, फिर कहता है, हम तो यहीं थे, आप ही कहीं चले गए थे। हरीश कहता है, हमें कहीं से झगड़े की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए बस देखने गए थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। ठंड काफ़ी थी, इसीलिए हरीश उस आदमी से कहता है कि 2 कप चाय मिल जाएगी क्या? वो आदमी हाँ में सिर हिला देता है और हरीश चारपाई पर बैठकर हाथ सेंकने लगता है। तभी राजा हल्के से हरीश से कहता है, क्या मालिक, आप भी? चाय पीने की क्या ज़रूरत थी? अब चलते हैं ना? हरीश राजा से कहता है, ओहो, इतनी ठंड में एक एक कप चाय पी लेते हैं, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, और तूने तो खाना भी नहीं खाया। राजा गुस्सा करते हुए चारपाई पर बैठ जाता है। राजा के बैठते ही चारपाई बुरी हिलती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हिलाई हो। अचानक इस हरकत से हरीश भी घबरा जाता है और उठ खड़ा होता है। हरीश गुस्से में कहता है, कौन है? लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। हरीश राजा की तरफ सवालिया नज़रों से देखता है। राजा कहता है, मालिक, मेरी बात मानो, चलो यहाँ से, बच्चों की तरह जिद मत करो। हरीश 2-4 कदम आगे बढ़ने लगता है। तभी ढाबे पर काम कर रहा छोटा लड़का मोनू आ जाता है और वह कहता है, साहब, कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पी लीजिए। वह छोटा लड़का हरीश और राजा की तरफ 2 गिलासों को आगे बढ़ाता है। हरीश जैसे ही इन गिलासों को हाथ में लेने वाला था, वैसे ही हरीश भी कर जाता है, क्योंकि उन गिलासों में चाय नहीं, खून था। राजा घबराता हुआ कहता है, देखा मलिक, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी चलो। हरीश और राजा भागते हुए अपने ट्रक की तरफ जाते हैं, लेकिन ये क्या, उनका ट्रक वहाँ खड़ा ही नहीं था। हरीश चिल्लाता है, राजा, अपना ट्रक कहाँ है? राजा इधर उधर देखता है और कहता है, मालिक, मुझे नहीं पता, हमने तो यहीं खड़ा किया था। हरीश और राजा भागते हुए इधर उधर अपने ट्रक को खोज रहे थे। कोहरे की वजह से उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में वे दोनों ढाबे की तरफ आते हैं और देखते हैं कि अब ढाबे पर काम कर रहे मौजूद लोग और खाना खा रहे लोग हरीश और राजा को देखकर हंस रहे हैं। वे लोग जोर जोर से हंसने रहे थे। उनकी हंसी में एक खौफ था जिससे राजा और हरीश घबराने लगते हैं। वह अपना ट्रक छोड़कर पैदल ही वहां से भागने लगते हैं। वे लोग काफ़ी दूर भागते हैं और भागते भागते अचानक उन्हें एक रोशनी दिखती है, बिल्कुल वैसे ही रोशनी जैसे कुछ देर पहले हरीश को ट्रक चलते हुए दिखी थी। राजा हरीश से कहता है, वो देखो मालिक, लगता है वहाँ किसी का घर है, हम वहीं चलते हैं। राजा और हरीश जल्दी जल्दी उस रोशनी तक पहुँचते हैं, लेकिन उस रोशनी तक पहुँचने के बाद वे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे लोग वापस उसी ढाबे पर पहुँच गए थे जहाँ से अभी भाग रहे थे। हरीश अपना सिर को खुजाते हुए कहता है, राजा, ये क्या, हम तो यहाँ वापस आ गए। ढाबे पर सब कुछ पहले जैसा ही था। 2-4 लोग खाना खा रहे थे, एक औरत रोटी सेंक रही थी और आदमी कड़ी चला रहा था। हरीश हिम्मत करके उस औरत के पास जाता है और कहता है, तुम लोग कौन हो? वो औरत हरीश को कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप अपनी रोटियां सेंकती रहती है।
हरीश दोबारा पूछता है। वह औरत अब भी चुप थी। फिर हरीश गुस्से में पूछता है, ऐ औरत, बोलती क्यों नहीं है? गूंगी है क्या? हरीश का इतना ही कहना था कि वो औरत अपनी नजरें ऊपर करके हरीश को देखती है। हरीश उस औरत की आंखें देखकर बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उस औरत की आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी थीं। राजा भी यह मंजर देखकर डर जाता है और उल्टे पांव उस ढाबे से भागने लगता है। राजा के पीछे हरीश भी भागता है, लेकिन ढाबे से कुछ कदम दूरी पर दो आदमी हरीश और राजा को घेर लेते हैं। उन आदमियों की आंखों से भी खून निकल रहा था। राजा और हरीश उन आदमियों को धक्का देकर आगे बढ़ते हैं। हरीश कई सालों से ट्रक ड्राइविंग करता आ रहा था, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमने अक्सर सुना है कि ट्रक ड्राइवर को रास्ते चलते कोई छलावा मिल जाता है, क्योंकि वे लोग सुनसान रोड से जाते हैं, लेकिन हरीश के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। वह लोगों को अनदेखा करता हुआ अपनी मस्ती में ट्रक चलाता रहता था, लेकिन आज उसके साथ ये पहली ऐसी घटना थी जिसके लिए वह कभी तैयार ही नहीं था। राजा और हरीश लगभग आधा घंटा उस सड़क पर दौड़ते हैं और एक बार फिर उन्हें वही रोशनी दिखती है, लेकिन इस बार राजा हरीश से कहता है, मालिक, चलो सीधे चलते हैं, ये उसी ढाबे की रोशनी होगी। हरीश कहता है, रुको, एक बार देख लेते हैं, हमारा ट्रक भी गायब है और उसमें माल भी है। राजा हरीश का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हरीश राजा का ही हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और एक बार फिर वे लोग उसी ढाबे के सामने जा पहुंचे। राजा ये सब देखकर रोने लगता है। वह पागल सा हो जाता है। राजा, क्या अगर हमारे साथ भी ये घटना हो तो हम भी पागल हो जाएंगे या दहशत से मर जाएंगे। राजा को रोता हुआ देख हरीश उसे शांत होने के लिए कहता है। हरीश कहता है, राजा, ढाबे पर कोई नहीं है। राजा रोते हुए ही कहता है, अरे कोई हो या ना हो, लेकिन हम तो मुसीबत में फंस चुके हैं। हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? हम लौट फिर के इसी ढाबे पर आ जाते हैं। ये रास्ता कैसा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हरीश राजा को शांत करते हुए कहता है, घबरा मत, दिमाग से काम लेते हैं, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। हरीश वहां खड़े खड़े सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी उसे मांस जलने की बदबू आती है। वह राजा से कहता है, राजा, तुझे बदबू नहीं आ रही? राजा कहता है, हाँ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मांस भून रहा है। तभी राजा की नज़र ढाबे पर जल रहे चूल्हे पर जाती है। चूल्हे पर एक बड़ा पतीला रखा था, उसमें कोई चीज़ उबल रही थी। उबाल के बुलबुले तेज आवाज़ के साथ ऊपर उठ रहे थे। उसी के बराबर में एक भट्टी दहक रही थी। हरीश और राजा एक साथ धीरे धीरे उस चूल्हे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही हरीश चूल्हे में और राजा भट्टी में नजर मारते हैं तो उनकी बुरी तरह चीख निकल जाती है। वे लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वे खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। वे जमीन पर पीछे की ओर रेंगते हुए भाग रहे थे। ऐसा खौफनाक मंजर उनके सामने पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने सपने में भी ये सब नहीं देखा थी। अब तो हरीश भी पागल सा हो गया था। हरीश और राजा एक बार फिर सड़क की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन अचानक उनके सामने ढाबे पर मौजूद भूतिया लोग आ गए। वहीं औरत, आदमी और बच्चे, वही मुसाफिर। इस बार मंजर और भी खौफनाक था। औरत अर्धनग्न अवस्था में थी और उसकी गर्दन कटी हुई थी। दोनों बच्चों के शरीर जले हुए थे। आदमी के सीने से खून निकल रहा था। वे मुसाफिर जो चारपाई पर बैठकर खाना खा रहे थे, उनके शरीर से भी खून निकल रहा था। वे सभी एक साथ हंस रहे थे और कह रहे थे, तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे, हम तुम्हें भी मार देंगे। इतना कहकर वे और जोर से हंसने लगे। हरीश मुख्य सड़क की तरह दौड़ता है। तभी राजा हरीश का हाथ पकड़ लेता है। राजा ने हरीश से कहा, मालिक, यहाँ से नहीं भागते हैं, ढाबे के पीछे वाले रास्ते पर चलते हैं। हो सकता है वो रास्ता हमें सही जगह पहुंचा दे। राजा के कहने पर हरीश ढाबे के पीछे वाले रास्ते पर भागने लगता है। वो रास्ता भी कच्चा था। दोनों तरफ या तो जंगल थे या खेत ही खेत। इस ठंड के मौसम में उनके शरीर से ठंड गायब हो चुकी थी। उनके शरीर से पसीना बह रहा था। हरीश और राजा थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उन्हें वहां अब एक नहीं, बहुत सारी रोशनी नजर आने लगती है,
लेकिन कोहरे की वजह से वे ठीक से देख नहीं पाते, इसलिए वे लोग हिम्मत करके उन रोशनी के पास जाने का फैसला करते हैं। कोहरे को काटते हुए जब वे लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो घर है, छप्पर वाले घर, मिट्टी के घर और गौशालाएं भी हैं। राजा कहता है, लगता है ये कोई गांव है। हरीश कहता है, हाँ चल आगे बढ़कर देखते हैं, हो सकता है किसी से मदद मिल जाए। जब ये लोग कुछ आगे जाते हैं तो इन्हें और भी घर दिखते हैं। हरीश तसल्ली से कहता है, अच्छा है हम उस भूतिया ढाबे से निकल कर आ गए। हरीश और राजा को लग रहा था कि वे लोग भूत से बचकर एक सुरक्षित जगह पर आ गए हैं। हरीश ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर खटखटाने के बाद आखिरकार दरवाज़ा भी खुला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। हरीश उस आदमी से बोला, काका क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो आदमी पीछे हट गया और हरीश को अंदर आने का इशारा किया। हरीश और राजा घर के अंदर चले गए। उस आदमी का घर अंदर से बहुत पुराने ज़माने का था। पूरा घर मिट्टी का ही बना हुआ था, लेकिन घर में गरमाई थी। हरीश ने इस बूढ़े आदमी से कहा, काका एक गिलास पानी मिल जाएगा? वह बूढ़ा आदमी कहता है, अभी लेकर आता हूँ। वो बूढ़ा आदमी हरीश और राजा के लिए पानी लेकर आता है। तभी अंदर के कमरे से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है और पूछती है, ऐ जी कौन है इतनी रात को? वह बूढ़ा आदमी इशारे से हरीश और राजा की तरफ देखता है। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक कटीली मुस्कान थी। वह बूढ़ी औरत बोली, अच्छा मेहमान आए हैं। बूढ़ी औरत की इस बात पर बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है। हरीश घर के चारों तरफ नजर घुमाता है और कहता है, काफी पुराना घर लगता है आपका। वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ आजादी से पहले का है। ये सुनकर हरीश चौंक कर उस आदमी को देखता है और कहता है, क्या बात करते हो? अभी भी संजो के रखा है। मैं गोरखपुर के एक गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में तो पक्के और बड़े घर बन चुके हैं। वह बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छी बात है। कहाँ से आए हो तुम लोग? हरीश कहता है, दिल्ली से। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे रावलपिंडी जाना है। लेकिन इतना कहकर हरीश मायूस होकर चुप हो जाता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, लेकिन क्या? राजा कहता है, लेकिन हमारे साथ आज कुछ बहुत अजीब हुआ। वह बूढ़ा आदमी पूछता है, मतलब? राजा बताता है, हम पठानकोट से अपना ट्रक लेकर निकले थे और रास्ते में एक ढाबा दिखा। हमने सोचा कि वहाँ कुछ खा पी लेंगे, लेकिन वो ढाबा तो एक भूतिया ढाबा निकला। हम लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ तक आए हैं। वह बूढ़ा आदमी हैरानी से कहता है, तुम भूतिया ढाबे से बचकर आ गए? राजा कहता है, हाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, वरना बार बार उस ढाबे पर पहुँच जाते थे। राजा की इस बात पर बूढ़ी औरत कहती है, चलो अच्छा है तुम यहाँ आ गए, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। राजा कहता है, हाँ काकी किस्मत अच्छी थी जो ये गांव मिल गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। शायद ढाबे के वो भूत हमें मार ही देते। तभी हरीश पूछता है, वैसे काकी वो सच में एक भूतिया ढाबा है या फिर कोई छल? इस पर बूढ़ा आदमी बताता है, नहीं बेटा वो सच में एक भूतिया ढाबा है, लेकिन वो ढाबा हमेशा से भूतिया नहीं था। वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं। शायद ये तुम्हारी खुशनसीबी थी कि तुम वहाँ से बच निकल यहाँ आ गए। खैर अब तुम यहाँ आ चुके हो। राजा पूछता है, काका वहाँ आत्माओं का वास क्यों है? क्या हुआ था उस ढाबे पर? वह बूढ़ा आदमी बताता है, ये आज़ादी के समय की बात है। सब जानते हैं जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो वह केवल आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ कई सांप्रदायिकता, जातिवाद, भेदभाव और दंगों का सिलसिला भी शुरू हुआ था। 1947 की वो रात मैं आज भी नहीं भूल सकता। सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। ढाबे पर कुछ लोग थे जो खाना खा रहे थे। वो ढाबा जिसका था वो बेचारा सत्येंद्र बहुत गरीब था। जैसे तैसे करके अपना गुजारा चलाता था। क्योंकि वो ढाबा एक सुनसान इलाके में था, इसीलिए वहाँ मुसाफिरों का आना जाना कम ही लगा रहता था। लेकिन कौन जानता था कि सत्येंद्र के ढाबे पर एक दिन बहुत सारे लोग आएंगे। देश के आज़ाद होने से कुछ दिन बाद देश में कहीं कहीं दंगे शुरू हो चुके थे। इस बात की भनक यहाँ भी पहुँच चुकी थी। सत्येंद्र और उसकी पत्नी दंगों के डर से 2-3 दिन ढाबे पर नहीं गए।
दंगे बढ़ते ही जा रहे थे। रेडियो पर सुबह शाम बस यही खबर आती थी कि आज इतने लोगों की मौत हो गई, आज यहाँ आगजनी हो गई। अभी लोग खौफ के साए में जी रहे थे। इन सब के चलते एक दिन सत्येंद्र ने अपने ढाबे पर जाने की सोची, क्योंकि उसे किसी से खबर मिली कि उसके ढाबे को भी तोड़ दिया है। वो उसी समय अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा, लेकिन वहां सब कुछ सही था। अंत में उसने फैसला किया कि वह अब और दिन घर में नहीं बैठेगा, अपने ढाबे पर जाएगा। उसे वैसे भी पैसों की परेशानी चल रही थी, इसीलिए वो उस दिन अपने परिवार के साथ अपने ढाबे पर चला गया। शाम का समय था। सत्येंद्र और उसकी पत्नी गर्मा गर्म खाना तैयार कर रहे थे। उस दिन उनके ढाबे पर कुछ मुसाफिर भी आए। इसके साथ ही कुछ लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की तरफ रुक कर रहे थे। वो भी सत्येंद्र के ढाबे पर रुके। एक मुसाफिर ने सत्येंद्र से कहा भी कि आपको इस समय अपना ढाबा जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शहर की तरफ बहुत बुरी मार काट हो रही है। इस पर सत्येंद्र ने कहा, अरे ये गांव है और मेरा ढाबा तो गांव और शहर दोनों से ही बहुत दूर हैं, भला वो दंगाई यहाँ आकर क्या करेंगे। उस दिन सत्येंद्र के ढाबे पर बहुत लोग खाना खाने आए थे। वो उस दिन बहुत खुश था, लेकिन अचानक उसकी खुशी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अचानक कुछ लड़के एक तांगे में सवार सत्येंद्र के ढाबे पर आए और गर्मा गर्म खाने की मांग करने लगे। सत्येंद्र ने उनसे कुछ देर इंतज़ार करने को कहा, लेकिन ऐसा करने पर वे लड़के भड़क गए, चीखने चिल्लाने लगे और गाली देने लगे। सत्येंद्र जब उन्हें शांत कराने लगा तो वे लड़के सत्येंद्र पर ही हावी हो गए। उन लड़कों ने अपने तांगे से तलवार डंडे निकाले और सत्येंद्र के ढाबे पर बैठे लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन लड़कों ने सत्येंद्र समेत पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। उसके ढाबे पर आग लगा दी, यहाँ तक कि सत्येंद्र के बच्चों को भी जलती आग में झोंक दिया। वहाँ बैठे लोगों के सीने में ऐसे ही तलवारें घुसा दी। आसपास कोई नहीं था जो इनकी चीख पुकार सुनता। उन दंगाई लड़कों का जब इससे भी मन नहीं भरा तो वे इस गांव में अंदर आ गए। रात का वक्त था, सभी अपने अपने घरों में सोए थे। ऐसे में उन लड़कों ने सभी की झोपड़ियां जला दी। जहां उन्हें औरतें और लड़कियां दिखती तो उनके साथ दुष्कर्म करते, फिर उन्हें मार देते। गांव के लोगों को भागने का मौका तक नहीं दिया उन जालिमों ने। सोचो वो रात कितना भयानक थी। गांव के किसी आदमी ने नहीं सोचा था कि उनकी मौत ऐसे होगी। वो लड़के किसी भूखे शेर की तरह लोगों पर हमला कर रहे थे। अरे छोटे दूध पीते बच्चे को भी नहीं बख्शा उन्होंने। ये सब बताते हुए वह बूढ़ा आदमी रोने लगा। ऐसी भयानक दास्तान सुनकर हरीश और राजा भी कांप उठे। हरीश उस बूढ़े आदमी से कहता है, काका चुप हो जाओ, मैं समझ सकता हूं कि वो समय कैसे रहा होगा। तभी राजा कहता है, अच्छा तो वो उन लोगों की आत्माएं हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ उनकी आत्माएं भटकती है और जो कोई भी उस रास्ते पर जाता है उनकी मौत पक्की है। हरीश मन ही मन सोचता है, अच्छा है हम बच गए। हरीश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता है। तभी एक मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है। अचानक बूढ़ा आदमी और औरत थोड़े घबरा जाते हैं। हरीश कहता है, सुबह होने वाली है, चलिए हम भी निकलते हैं। हमें अपना ट्रक भी खोजना है और उसे उसकी जगह पर पहुंचाना है। इतना कहकर हरीश और राजा जाने के लिए खड़े ही होते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी हरीश से कहता है, अरे नहीं, तुम कहीं मत जाओ। हरीश हैरानी से उस बूढ़े आदमी को देखता है और पूछता है, क्यों, क्या हुआ? वो बूढ़ा आदमी बोला, वो आत्माएं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही होंगी। अगर तुम इस समय बाहर निकले तो तुम मारे जा सकते हो। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर हरीश और राजा एक बार फिर से घबरा गए। राजा कहता है, तो हम लोग ऐसे कब तक यहाँ रुके रहेंगे? वो बूढ़ा आदमी बोला, कल जिस समय तुम उस ढाबे पर पहुंचे थे उसी समय सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी यही रहो। हरीश राजा की तरफ देखता है। वह इशारे में राजा से कहता है कि क्या करें, तो राजा इशारे में यहीं रुकने के लिए हामी भर देता है। फिर वह बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छा बच्चों, मैं और मेरी पत्नी खेतों के काम से बाहर जा रहे हैं। तुम लोग इसी घर में रहना और हाँ ध्यान रहे, इस घर में बाहर की रोशनी ना आने पाए और ना तुम लोग बाहर झांकना, वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा।
हम शाम तक वापस आ जाएंगे। हरीश और राजा हाँ में सिर हिलाते हैं और वे दोनों बूढ़ा बूढ़े घर से बाहर चले जाते हैं। इधर हरीश चिंता में बैठा था। वह राजा से कहता है, राजा, मुझे ट्रक की बड़ी चिंता हो रही है। वो ट्रक पता नहीं कहाँ होगा, उसमें इतना माल भरा है, अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो मुझे अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। राजा कहता है, मालिक, काम तो तब बचेगा ना जब हम जिंदा रहेंगे। आप ट्रक की चिंता मत करो, पहले अपनी जान के बारे में सोचो। मेरे दिमाग से तो रात की घटना निकल ही नहीं रही है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वे आत्माएं बाहर खड़ी हमारा इंतजार कर रही हैं। हरीश कहता है, हाँ, उनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी, इसीलिए वो आत्माएं ऐसी भयानक आत्माओं में बदल गई। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? मैं इतने सालों से ट्रक चला रहा हूँ और कई सुनसान जगह पर भी जा चुका है। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे कल रात हुआ। मैं तो भूत प्रेतों पर विश्वास भी नहीं करता था, लेकिन अब पता चला कि सच में भूत होते हैं। राजा कहता है, बस भगवान जल्दी से शाम हो जाए और हम लोग यहाँ से अपने घर चले जाएं। मैं तो अपने बाबा से कह दूंगा कि मुझे ये ट्रक ड्राइवर का काम नहीं सीखना। इसके बदले तुम कोई भी काम सिखाओ तो मैं सीख लूँगा, चाहे मजदूरी ही क्यों ना हो। बातें करते करते हरीश और राजा को नींद आ जाती है। वे दोनों जमीन पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। राजा को एक शोर सुनाई देता है। वह उठकर देखता है तो शोर इसी झोपड़ी के घर के बाहर से आ रहा था। शोर सुनकर राजा हरीश को भी उठाता है। जैसे ही वे लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। पूरे गांव में आग लगी हुई थी। पूरा गांव धुआं धुआं हो रहा था। बहुत से लोग खून से लथपथ इधर से उधर भाग रहे थे। ये नज़ारा देख राजा और हरीश भी डर जाते हैं और वे लोग भी इधर उधर भागने लगते हैं। हरीश भागते हुए कहता है, इस गांव में आग किसने लगा दी? राजा कहता है, पता नहीं, हमें अपनी जान बचाकर भागना होगा। वे लोग अंधेरे में भाग रहे थे। तभी एक जलता हुआ आदमी हरीश के ऊपर गिर जाता है और वो भी आग में जलने लगता है। तभी राजा को एक कुआं और एक जगमगाता मंदिर नजर आता है। राजा उस मंदिर की तरफ भागता है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। ऐसा दृश्य देखकर राजा सहम कर बैठ जाता है और वो डर के मारे भगवान को याद करने लगता है। राजा इतना डर गया था कि वो पसीने से तरबतर हो रहा था। राजा मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये सपना था। ये लगभग दोपहर का समय था। राजा गर्मी महसूस करता है। वह अपना स्वेटर उतार देता है। राजा देखता है कि उसका मालिक हरीश अभी भी सो रहा है। राजा कुछ देर तो यूं ही बैठा रहता है, फिर वह बोर होने लगता है। राजा उठकर अंदर के कमरों में जाता है। शायद कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने गया था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वह थक हार के दूसरे कमरे में जाता है और मन ही मन सोचता है, कैसे गरीब काका काकी हैं, कुछ खाने पीने का भी सामान नहीं है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लटकी एक फोटो पर पड़ती है। वो फोटो काफ़ी पुरानी मालूम पड़ती थी। राजा उस फोटो को देखता है कि ये तो काका की फोटो है। राजा इस फोटो पर इतना ध्यान नहीं देता और बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है तो हरीश भी उठ जाता है। राजा हरीश से कहता है, मालिक, बहुत भूख लगी है, यहाँ तो कुछ खाने का भी नहीं है। हरीश कहता है, कमरे में देख, कुछ तो होगा। राजा कहता है, अरे सब जगह देख लिया, कुछ भी नहीं है। हरीश कहता है, राजा, तुझे ये घर कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं लग रहा? राजा कहता है, हाँ मालिक, लग तो रहा है। हरीश कहता है, मेरा मतलब, यहाँ की एक एक चीज देख, आजादी के पहले की ही लग रही है। ये कुठिया, ये चारपाई और ये हुक्का। गांव तो आज भी हैं, लेकिन ऐसा सामान, घर में बिजली का एक तार तक नहीं है। राजा कहता है, हो सकता है ये गांव शहर से ज्यादा दूर हो, इसीलिए ऐसा पिछड़ा हुआ है। हरीश कहता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। टाइम क्या हो रहा है? राजा अपनी नज़र अपनी हाथ घड़ी पर डालता है तो हाथ को झटकते हुए कहता है, ओहो मालिक, घड़ी तो बंद पड़ी है। हरीश राजा के सिर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहता है, तेरी घड़ी भी बेकार है तेरी किस्मत की तरह। अब ये तो वक्त ही बताने वाला था कि किसकी किस्मत बेकार है और किसकी अच्छी। बिना समय जाने इन लोगों का वक्त ही नहीं कट रहा था।
वहीं दूसरी तरफ इन्हें समय का भी पता नहीं चल पा रहा था कि दोपहर हो रही है या शाम। घर के अंदर रोशनी के नाम पर केवल एक लालटेन जल रही थी। हरीश भी बैठे बैठे बूढ़े बुढ़िया का इंतजार करते हुए थक गया था। राजा से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो कहता है, मालिक, मैं बाहर देख कर आता हूँ। हरीश कहता है, अरे पागल है क्या? काका, काकी ने मना किया ना, अगर वो भूत यहाँ भी आ गए तो। यहाँ इतनी देर से सुरक्षित तो बैठे हैं, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। राजा कहता है, ओहो मालिक, समय का भी तो नहीं पता, शाम हो रही है या रात। हरीश के कहने पर राजा चुपचाप बैठ जाता है। हरीश अंदर में कमरों में जाकर देखने लगता है। इधर राजा से रहा नहीं जाता और वो खिड़की को हल्के से खोल के बाहर का नज़ारा देखता है। राजा अच्छे से चारों तरफ नज़र घुमाता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ढलती हुई शाम थी और चारों तरफ सिर्फ मैदान ही मैदान था, चटियल मैदान। राजा को अच्छे से याद था कि रात को उन लोगों ने यहाँ बहुत सारे घर देखे थे, लेकिन अब एक भी घर नहीं दिख रहा था। राजा झट से खिड़की बंद कर देता है और अपने आप से कहता है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। कल रात तो मैंने बहुत सारे घर देखे थे। राजा जल्दी से हरीश को बुलाता है। राजा की आवाज़ सुनकर हरीश भी तुरंत बाहर आता है। घबराए हुए राजा को देखकर हरीश कहता है, क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या देख लिया तूने? राजा हाथ से बाहर की तरफ इशारा करता है। हरीश कहता है, अरे बोल ना, क्या हुआ? क्या तू बाहर गया था? हरीश अब गुस्से में था। राजा ना में गर्दन हिलाता है और कहता है, मैं बाहर नहीं गया था, लेकिन मैंने खिड़की से झांक कर देखा था, बाहर एक भी घर नहीं है। सारे घर कहाँ गायब हो गए? हरीश कहता है, क्या तू पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है या नींद में है? राजा कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं है तो आप जाकर देख लो। राजा के कहने पर हरीश भी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो सच में बाहर अब कोई घर नहीं था। हरीश कहता है, हाँ सही कह रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आत्माएं हमारे साथ कोई खेल खेल रही हो, वो हमें साफ मैदान दिखाना चाहती हों ताकि हम घर से बाहर निकले और उनके चंगुल में फंस जाएं। याद नहीं काका, काकी ने क्या कहा था कि वे आत्माएं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हैं? राजा भी कहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन अब क्या करें? हरीश कहता है, करना क्या है? काका काकी का इंतजार करते हैं और फिर अपना ट्रक देखने निकलेंगे। राजा कहता है, लेकिन उनका इंतजार क्यों करना? वो हमें कब तक उन भूतों से बचा लेंगे? काका चाहते तो रात को ही उन भूतों से बचने का रास्ता दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहानी सुनाने में हमारा समय बर्बाद कर दिया। और जब दिन निकला और हमने सोचा अब हम सुरक्षित हैं तो हमें निकलने से ही मना कर दिया। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? अरे अभी भी समय है, अंधेरा होने वाला है, मेरी मानो तो निकल चलते हैं। हरीश कहता है, लेकिन काका की बात सही हुई तो? अगर हमारे बाहर निकलते ही वो आत्माएं हमारे पीछे पड़ गई तो हम क्या करेंगे? राजा गुस्से में कहता है, अरे जो होगा देखा जाएगा, मैं जा रहा हूं। इतना कहकर राजा दरवाजा खोलता है तो शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और बाहर वही काका काकी खड़े थे। राजा उन्हें देखकर सहम गया। राजा लड़खड़ती जबान से बोला, आप? वह बूढ़ा आदमी बोला, हाँ हम, ये घर हमारा ही है तो हम ही आएंगे ना। राजा की हैरत की हद तब न रही जब उसने बाहर की तरफ देखा। वो घर, वो गांव जो कुछ देर पहले तक यहाँ नहीं थे, वो वापस दिखने लगे थे। राजा की समझ से बाहर था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वे बूढ़े काका काकी राजा से कहते हैं, क्या बात है, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो, हमें अंदर तो आने दो। राजा 2 कदम पीछे हट जाता है। हरीश अभी भी अंदर बैठा था। जब उसने देखा कि काका काकी आ गए हैं तो वह खड़ा हुआ, लेकिन घर के बाहर का दृश्य नहीं देख पाया। राजा की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी। राजा को उस बूढ़े काका काकी पर शक हो रहा था कि कहीं ये भी तो भूत नहीं है, लेकिन डर के मारे राजा कुछ कह नहीं रहा था। तभी राजा को उस बूढ़े काका की कहानी सुनाने का अंदाज याद आता है कि किस तरह से वह बूढ़े काका कह रहे थे
क्योंकि मुझे आज भी वो रात याद है। काका को वो रात कैसे याद हो सकती है? क्या वे आज़ादी के समय से अब तक जिंदा है? उनकी उम्र इतनी भी नहीं थी कि वह उस समय से आज़ादी देखी हो, या फिर बच्चे भी रहे हों तो आज़ादी की मार काट याद रही हो। राजा वापस घर के अंदर आ गया। काका काकी अंदर के कमरे में चले गए। राजा हल्के से हरीश से बोला, इनसे पूछो कि हाईवे जाने का रास्ता कहाँ से है। हरीश ने कहा, हाँ, उन्हें बाहर आने दो। जैसे ही काका काकी बाहर आए, हरीश ने तुरंत पूछा, काका, हमें पूरा दिन हो गया, ट्रक में हमारा माल भरा है, हमें उसे रावलपिंडी तक पहुंचाना है। आप हमें हाईवे तक का रास्ता बता दीजिए, हम चले जाएंगे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा, तुम्हें जाना है? हरीश और राजा ने हाँ में सिर हिला दिया। काका हल्के हल्के हंसने लगे और बोले, इतनी जल्दी भी क्या है? काका के ऐसा बोलने पर राजा को अपना शक हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दिया। राजा हैरत भरी नज़रों से उस बूढ़े आदमी को देखता है तो वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मेरे बेटा, बहू आते ही होंगे, उनसे मिलकर चले जाना। राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये बूढ़ा आदमी कैसे ना कैसे करके इन्हें अपने घर से जाने नहीं दे रहा था और ना ही हाईवे का रास्ता बता रहा था। राजा गुस्से में कहता है, हम आपके बच्चों से मिलकर क्या करेंगे? आप हमारी परेशानी समझिए, हमें देर हो रही है, हमें अपने घर भी लौटना है। राजा के मुंह से ऐसा सुनकर वो बूढ़ा आदमी अजीब सा मुंह बना लेता है, जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो। हरीश को राजा का इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता। वह उस बूढ़े काका से कहता है, अरे काका, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये अभी बच्चा है। वैसे आपका बेटा और बहू कब तक आएंगे? वो क्या है ना, हमें भी अपने घर के लिए निकलना है। हमने आपको कल रात की बात तो बता ही दी है, बस आप ये बता दीजिए कि अब तो वो आत्माएं हमारा पीछा नहीं करेंगी। वह बूढ़ा काका काकी कुछ कहते, इससे पहले ही कोई उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तभी बूढ़ा आदमी खुश होते हुए कहता है, शायद मेरा बेटा है। अब सबकी नज़र दरवाजे पर होती है। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है, हरीश और राजा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस बूढ़े आदमी का बेटा कोई और नहीं बल्कि वही सत्येंद्र था जिसकी कहानी कल वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था। ये वही सत्येंद्र था जिसके ढाबे पर दंडारियों ने आग लगा दी थी। ये वही सत्येंद्र था जो हरीश और राजा की मौत के पीछे पड़ा था। दरवाजे पर न केवल सत्येंद्र था बल्कि उसकी पत्नी लता और उसके दोनों बच्चे सोनू और मोनू भी खड़े थे। राजा घबराकर कहता है, मालिक, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अब आप मुझे मत रोकना, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही राजा बाहर की तरफ जाता है वैसे ही उस घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। राजा बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी पीछे से उस बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है। वह कहता है, कोशिश करना बेकार है, यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इतना कहकर बूढ़े आदमी के साथ सभी आत्माएं हंसने लगती हैं। धीरे धीरे वो आत्माएं भयानक रूप ले लेती हैं, ठीक वैसा ही रूप जैसे उनकी मौत हुई थी। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अब हरीश को भी पछतावा हो रहा था और वो भी रोने लगा था। हरीश राजा से कहता है, राजा मुझे माफ़ कर दे, काश मैंने तेरी बात मान ली होती, तू सही था। राजा कहता है, अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब कहा था तब तो आपने मेरा साथ दिया नहीं, अब हम इनसे कैसे बचेंगे। वो बूढ़ा आदमी और उसका पूरा परिवार अब अपने असली रूप में आ चुके थे। सभी के शरीर से खून निकल रहा था और दोनों बच्चे जले हुए थे। ये मंजर देखकर हरीश और राजा वैसे भी घबराए हुए थे कि तभी बहुत तेज शोर की आवाज़ आने लगती है, जैसे कहीं झगड़ा हो रहा हो। ये आवाज़ बिल्कुल पिछली रात की तरह थी। हरीश और राजा समझ जाते हैं कि आज रात फिर एक बार खौफ का खेल शुरू हो चुका है। शोर की आवाज़ सुनकर वे बूढ़ा आदमी और उसका परिवार और ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी उनके घर का दरवाज़ा भी अपने आप खुलने लगता है। हरीश और राजा तुरंत घर से बाहर की तरफ भागते हैं। अब इनके सामने बिल्कुल वही नज़ारा था जो कि राजा ने आज अपने सपने में देखा था। राजा को वो नज़ारा देखकर सब कुछ याद आने लगा। सभी झोपड़ियों में आग लग चुकी थी, लोग इधर से उधर भाग रहे थे, औरतें बुरी तरह चीख रही थी,
बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 1947 का वो दंगा आज फिर से भड़क गया। चारों तरफ लोगों की भीड़ और भगदड़ थी। हरीश और राजा 1947 की वो रात महसूस कर सकते थे, लेकिन महसूस करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। हरीश और राजा भी ये मंजर देखकर भागने लगते हैं। भागते भागते अचानक एक जलता हुआ आदमी हरीश से टकराने वाला था, लेकिन राजा तुरंत हरीश को धक्का दे देता है। सब कुछ बिल्कुल राजा के सपने जैसा था। अब राजा अपने सपने के बारे में सोचता था कि एक जगह एक कुआं था और एक मंदिर भी था। इस शोर शराबे में राजा हरीश से चिल्ला कहता है, आपको कहीं कुआं या छोटा सा मंदिर दिख रहा है? हरीश कहता है, नहीं, लेकिन क्यों? राजा कहता है, उस कुएं के पास से ही सही रास्ता जाता है। हरीश कहता है, लेकिन तुझे कैसे पता? राजा चिल्ला के कहता है, वो सब छोड़ो, तुम कुआं या छोटा मंदिर ढूंढो। हरीश और राजा इधर से उधर भागते रहते हैं और कुएं को ढूंढते हैं। काफ़ी भागने के बाद हरीश की नज़र एक कुएं पर पड़ती है जिसमें कुछ औरतें और बच्चे छलांग लगा रहे थे। वो मंजर काफ़ी भयानक था, लेकिन राजा और हरीश हिम्मत करते हुए उस ओर बढ़ते हैं। कुएं के पास पहुंचने पर राजा मंदिर को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र कुएं के दूसरी तरफ बने एक मंदिर पर गई जो काफ़ी जर्जर हालत में था। उस मंदिर के ऊपर न तो छत थी और न ही कोई दरवाज़ा था, लेकिन हाँ, माँ वैष्णो देवी की मूर्ति ज़रूर स्थापित थी। राजा और हरीश उस मंदिर की तरफ बढ़े और तभी इनके पीछे वो सभी मरे हुए लोग आने लगे। जले हुए और कटे हुए लोगों की इतनी भयानक आत्माओं को देखकर हरीश सहम गया और एक जगह जड़ सा हो गया। राजा ने हरीश को पकड़कर जोर से हिलाया। राजा हरीश से बोला, मालिक, जल्दी चलो, तुम्हें मरना है क्या? एकदम हरीश का ध्यान टूटा और वो भी राजा के साथ मंदिर की तरफ भागा। अंत में हरीश और राजा मंदिर के अंदर पहुंच गए और वे सभी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आ पाई। राजा और हरीश माँ वैष्णो देवी के चरणों में ही गिर गए और बेहोश हो गए। सुबह हो चुकी थी। जैसे ही सूरज की किरणें हरीश के मुंह पर पड़ी, उसने अपनी आंखें खोली और अपने आप को एक खंडहर मंदिर में पाया। अचानक उसके सामने कल रात का सारा मंजर आने लगा। एक बार फिर उसका दिल दहल उठता है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो सब कुछ शांत था। दूर दूर तक केवल मैदान ही था। वह जल्दी से राजा को उठाता है। राजा भी जब होश में आता है तो घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वह खड़े होकर अपने चारों तरफ देखता है तो उसका मन शांत होता है। राजा हरीश से कहता है, क्या अब हम सुरक्षित हैं? हरीश कहता है, हाँ, शायद अब वह गाँव नहीं है। तुम सही थे राजा। राजा कहता है, मालिक, तो अब हम चले? हरीश कहता है, हाँ, अब यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। कब तक यूं ही अपनी मौत से भागते रहेंगे? हरीश और राजा माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेते हैं और मंदिर से बाहर कदम रखते हैं। सब कुछ शांत था, लेकिन उनके मन में अब भी एक डर था कि आत्माएं फिर से ना आ जाएं। हरीश राजा से बोला, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि हाईवे किस तरफ होगा। राजा कहता है, चलो देखते हैं, कहीं तो ये मैदान खत्म होता होगा। वे लोग चलते चलते काफ़ी आगे तक आ जाते हैं। तब जाकर उन्हें कुछ औरतें नज़र आती हैं। उन औरतों को देखकर हरीश और राजा एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हैं, क्योंकि दोनों के मन में यह बात थी कि ये औरतें इंसान है या फिर आत्माएं। राजा कहता है, आपको क्या लगता है, ये इसी गांव की आत्माएं तो नहीं है? हरीश कहता है, पता नहीं। राजा कहता है, नहीं, आत्मा नहीं हो सकती, वरना यह दिन में नहीं निकलती। और उस बूढ़े काका का यही मकसद था कि उसने हमें जानबूझकर दिन में नहीं निकलने दिया। अगर हम कल दिन में बाहर निकल जाते तो शायद हमें कल रात का सामना करना ही न पड़ता और हम अपने ट्रक तक वापस पहुंच जाते। हरीश कहता है, ठीक है, चलो उन औरतों से ही पूछते हैं। हरीश और राजा उन औरतों के पास जाते तो हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी डर था। उनके साथ हुआ ही कुछ ऐसा था कि अब वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं होता। हरीश उन औरतों से हाईवे का रास्ता पूछता है तो वे औरतें उन्हें सीधे सीधे हाईवे का रास्ता बता देती हैं। इसके बाद वे लोग एक ऑटो करते हैं और अपने ट्रक को ढूंढने निकल जाते हैं।
उन्हें अपना ट्रक वहीं मिलता है जहां उन्होंने ढाबा देखा था, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। ना तो ढाबा था और न ही कोई आत्मा, लेकिन उनका ट्रक ज़रूर खड़ा था। अपने ट्रक को देखकर हरीश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह राजा से मुस्कुराकर कहता है, आखिर हमारी जीत हुई। राजा भी मुस्कुराकर कहता है, हाँ मालिक, बस भगवान की कृपा थी। राजा और हरीश अपने ट्रक में सवार हो जाते हैं और रावलपिंडी के लिए निकल जाते हैं। कुछ आगे जाकर ही उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर भी क्रॉस कर लिया। उनके ट्रक की चेकिंग भी हुई और उन दोनों की भी चेकिंग हुई। रास्ते में हरीश ने राजा से पूछा, राजा मुझे एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि गांव में एक कुआं है और एक मंदिर भी? कहीं तू भी तो भूत नहीं? इस बात पर राजा हंसने लगता है और कहता है, क्या मालिक, आप भी मुझ पर शक करते हो? अरे, जिस दिन हम उन बूढ़े काका काकी के घर सोए थे, तब मुझे सपना आया था और पता है सपने में मैंने क्या देखा था कि एक जलता हुआ आदमी आपके ऊपर गिर गया और आप भी उस आदमी के साथ जल गए। सपने में ही मैंने उस मंदिर को देखा था। शायद भगवान हमें बचाना चाहते थे, इसीलिए उस दिन सपने में ये सब कुछ दिखाई दिया। हरीश कहता है, हाँ, तेरा सपना सच्चा था। मुझ पर एक आदमी गिरने से बचा तो था और तूने ही मुझे बचाया था। सच में तू बड़ा बहादुर है। भगवान ने तेरे सपने में आकर हमारी मदद कर दी। लोग सही कहते हैं कि भगवान ना चाहे तब तक कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, चाहे कोई इंसान हो या फिर शैतान। राजा कहता है, हाँ मालिक, और ये भी हो सकता है कि हमें उन लोगों के दर्द को देखना था जो कि 1947 के दंगे में मारे गए थे। आज़ादी के समय भारत के कई जगहों पर लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, अपने परिवार गंवाए हैं। ये आत्माएं यूं ही नहीं भटक रही, सच में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। न जाने कितनों के तो अंतिम संस्कार ही नहीं हुए होंगे, कितने लोगों को तो उनके परिवार के लोग ही नहीं मिले होंगे और न जाने कितनों को तो लाशें ही नहीं मिली होंगी। बातें करते करते ये लोग रावलपिंडी पहुंच जाते हैं। रावलपिंडी के गोदाम पर पहुंचकर हरीश और राजा अन्य मजदूरों के साथ सारा सामान ट्रक से नीचे उतरवा देते हैं। हरीश गोदाम के मालिक मोहम्मद सिराज से खाने के बारे में पूछता है, भाई साहब, यहाँ कहीं शाकाहारी खाना मिल जाएगा क्या? मोहम्मद सिराज कहता है, हाँ, हमारे गोदाम से 2 किलोमीटर आगे चलकर ही एक अच्छा ढाबा है, वहाँ शाकाहारी खाना ही मिलता है। ढाबे का नाम सुनकर राजा और हरीश एक दूसरे को देखने लगते हैं और मुस्कुराते हैं। मोहम्मद सिराज पूछता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? तभी हरीश कहता है, नहीं, वो ढाबे का नाम सुनकर हंसी आ गई थी। मोहम्मद सिराज कहता है, अच्छा, ढाबे के नाम से हंसी भी आ जाती है। और मोहम्मद सिराज खुद भी हंसने लगता है। हरीश कहता है, कुछ नहीं, अब हम चलते हैं। हरीश और राजा उस गोदाम से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं और उनकी नज़र एक ढाबे पर पड़ती है। उसे ढाबे पर सब कुछ वैसा ही होता है जैसे पिछली रात के उस भूतिया ढाबे पर था। ये देखकर हरीश और राजा एक बार फिर घबरा जाते हैं, लेकिन तभी राजा कहता है, अरे मालिक रुको, इस ढाबे पर ऐसा कुछ नहीं है। हरीश कहता है, तुझे कैसे पता? राजा कहता है, वो देखो, सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं। अब ये एंड्रॉयड फ़ोन चलाने वाले आत्माएं तो नहीं हो सकती। 1947 में तो लोगों के पास कीपैड वाले फ़ोन भी नहीं थे और इन लोगों कपड़े देखकर भी नहीं लग रहा कि ये लोग उस ज़माने के या फिर उस ढाबे की आत्माएं होंगी। हरीश कहता है, बात तो सही कह रहा है, चल खाना खा ही लेते हैं, बहुत भूख लगी है, पूरा एक दिन से कुछ नहीं खाया। हरीश और राजा उस ढाबे पर जाकर खाना खाते हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि उस ढाबे पर भी वही सब खाना मिल रहा था जो कि उन्होंने उस भूतिया ढाबे पर खाया था। कड़ी, चावल, रोटी और दाल। साथ ही यहाँ काम करने वाला भी एक परिवार ही था, पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे, लेकिन वे सभी सत्येंद्र और उसका परिवार नहीं था। मन में एक डर लिए हरीश और राजा खाना खाते हैं और वापस अपने देश भारत की ओर लौट आते हैं। राजा के लिए वह सफ़र काफ़ी भयानक था और उसके बाद उसने ये फैसला कर लिया था कि वह ट्रक ड्राइविंग नहीं करेगा। उस दिन के बाद से हरीश कभी भी सुनसान जगह पर दिखने वाले ढाबे
और ख़ास तौर पर रात में किसी भी ढाबे पर नहीं रुकता है और ना ही खाना खाता है। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मैं जानता हूँ कई ट्रक ड्राइवर भाई भी इस कहानी को सुन रहे होंगे। तो वो तो इन चीज़ों को ज़रूर मानते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी कई चीज़ें अनुभव की होंगी और वो भी कभी किसी सुनसान ढाबे पर नहीं रुकते होंगे। साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को नहीं सुनते हैं।